हेलो माय डियर फैमिली। आई विश कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। मुझे यकीन है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। मुझे ये भी यकीन है कि अपनी कमज़ोरियों से लड़ते हुए, अपनी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आप अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि अपने कर्तव्य को निभाने के साथ साथ आप अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, एक कमी हो सकती है कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में जिन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा हो, उस वजह से आपके चेहरे की मुस्कान और आपके दिल की खुशी में थोड़ी सी कमी आई हो। लेकिन आप मायूस बिल्कुल ना हो। आपकी इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप अब मेरा अपना परिवार है। आज संडे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ दिल की बातें की जाए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हमें ऐसा निकालना ही चाहिए जहाँ हम अपने नॉर्मल जो हमारे विषय हैं, जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, उनसे हट कर कुछ कर सकें। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि संडे को कुछ अलग बात की जाए। अपने परिवार से कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें, कुछ उनके मन को जानने की कोशिश करें, कुछ अपने मन की कहें। तो मैंने सोचा आज भी कुछ ऐसा किया जाए। मैंने सोचा कि क्या बात करनी चाहिए आज मुझे। इससे पहले के संडे को मैंने एक टॉपिक लिया था कि जो कि लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि हाँ, उस पर बात करते हैं कि ये जो प्यार है, प्यार नामक चीज़ है, इसमें हम भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। तो मैंने उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लाइफ मैनेजमेंट की बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन पहले मुझे जो मेरा परिवार है, चूँकि हमारा परिवार नया बना है अभी, और मैं चाहता हूँ कि ये नयापन जो है एक मजबूत रिश्ते में तब्दील हो और आगे जाकर एक बहुत ही मजबूत परिवार, अटल परिवार बने जो हमेशा साथ चले। इसके इसके लिए मैंने सोचा ये ज़रूरी है कि मैं कुछ अपने बारे में बताऊं। आपके मन में ये विचार आता होगा, यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने इस तरह से पढ़ाना क्यों शुरू किया, खासकर इस भाषा का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूँ। काइंड ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज, एक तरह का भोजपुरी टच है उस लैंग्वेज में, तो ये भाषा क्यों। आप सोचते होंगे कि मैंने कोई और भाषा क्यों नहीं चुनी, क्योंकि मैं हिंदी बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ, और उससे भी कई अच्छी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। सो it might be that you may be thinking that I should have taught you in English. I also thought sometimes that there are many students who used to
study in English and they keep on finding that something should be there that we can learn upon with respect to this language, as this is the demand of the day. But again, I thought कि ठीक तो है, चलो इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेरा पर्पस जो था वो सिर्फ पढ़ाना नहीं था कि मैं आऊँ और बस शुरू हो जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं, इंग्लिश हो हिंदी हो, सेम थिंग्स आर जस्ट सीन टू बी रिपीटेड एवरीवेयर। हम हर जगह देख रहे हैं इंग्लिश की डिमांड बहुत है अभी, तो मेरे भी दिमाग में एक ख्याल आया था कि क्यों ना इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए। सिर्फ जैसा कि मैंने कहा, पढ़ाना मेरा मकसद नहीं था, कुछ और मकसद था। धीरे धीरे अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। फिर मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया, इंग्लिश नहीं तो कम से कम हिंदी तो सही, हिंदी में तो बात की ही जानी चाहिए। लेकिन अंततः पता नहीं क्यों और कहाँ से दिल में ये कुछ जच नहीं रहा था कि ना तो इंग्लिश की तरफ मेरा रुझान जा रहा था, ना हिंदी की तरफ रुझान जा रहा था। दूर दूर तक कहीं ये ख्याल नहीं था कि मुझे इस लैंग्वेज का प्रयोग करना है, भोजपुरी टच को लेके आना है पढ़ाने के लिए। दूर दूर तक कहीं ख्याल नहीं था ऐसा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं शुरू करूं पढ़ाना, बताना शुरू करूं, उस पर मैंने सोचा कि पहले कुछ सोचा जाए शुरू से अंत तक। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और भी बातें जो मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं लाइफ में हर जगह, उन पर एनालिसिस किया जाए। उसके बाद किसी थॉट पर आया जाए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें चल रही थी, ये बातें आ रही थी मन में। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ाने का निर्णय क्यों लिया। उसके बाद हम लोग आएंगे कि इस लैंग्वेज का चुनाव मैंने क्यों किया। सच कहूँ तो जब मैंने स्कूलिंग की अपनी, बिहार में ही मेरी सारी स्कूलिंग हुई है, मैंने स्कूलिंग की, उसके बाद फिर कॉलेज एडमिशन तो लिया, पर इट वाज अ डिस्टेंट एजुकेशन, तो मैंने कॉलेज अटेंड नहीं किया। पर हाँ, मैं टच में रहा, क्योंकि कॉलेज लाइफ से ही मैंने आगे की अपने करियर के लिए स्टडी शुरू कर दी थी। फिर पार्ट 2 में जब मैं था, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में, उसी वक्त ख्याल आया था, उसी वक्त मैंने डिसीज़न ले लिया था। पहले मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन उसमें मेरा टेस्ट मुझे कुछ जमा नहीं वहाँ पे। वो इसलिए कि पहले बचपन से कहानियाँ यही सुनता रहा कि पैसा ही सब कुछ है, ये वो, कुछ ऐसा करना चाहिए कि पैसा पैसा पैसा। लेकिन जब मैंने वो फील्ड चुना तो मुझे लगा नहीं ऐसा कि पैसा मुझे उस तरह से क्लिक करता है कि बस पैसा ही सब कुछ है। या इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एज अ रिसोर्स बिकॉज इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। लेकिन फिर वही कि यही सब कुछ नहीं था मेरे लिए। मेरी जो भावनाएं हैं वो कुछ अलग हैं। मेरा अंदर से मन कुछ और है, दिल कुछ और है। मैं लोगों से अधिक कनेक्ट करता हूँ। मुझे उनके साथ जुड़े रहना, उनके बीच रहना, उन्हें समझना, खुद को समझना, उन्हें समझना। सोशल लाइफ, एक इंक्लूसिव लाइफ मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। वो एक इंडिविजुअल काइंड ऑफ थिंग था, और था कि बस आप, हाँ, अराउंड आप मनी घूमते रहो,
मैंने कहा नो, आई एम एन इंडियन, और मोर देन दैट एज एन इंडिविजुअल मेरा नेचर कुछ अलग है। मैं एक ह्यूमन बेस्ड नेचर का इंसान हूँ, मटेरियल बेस्ड नेचर का इंसान मैं नहीं। तो उसने मुझे क्लिक नहीं किया, तो मैंने डिसीज़न लिया कि नो, आई विल लीव दैट, तो मैंने छोड़ दिया। फिर फॉर सम टाइम आई वाज लिटिल ब्लैंक कि क्या करना चाहिए। फिर ग्रेजुअली आई हैड अ थॉट दैट आई शुड गो इनटू द सिविल सर्विसेज, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। उस समय तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है, बस एक मन में था कि हाँ, बचपन से सुनता था कि ये कलेक्टर कुछ होता है, इस तरह की बातें। तो वो थॉट दिमाग में था, पता भी नहीं था कि यूपीएससी कुछ ऐसा होता है, उसका एग्ज़ाम देना होता है। तो जब मैंने ऐसा डिसीज़न लिया उसके बाद तो फिर आई वेंट टू अ शॉप, अ बुक शॉप, वहाँ मैंने पता की सारी चीज़ें। फिर मैंने सिलेबस लिया यूपीएससी का, आईएएस का, और फिर देन आई वेंट इनटू द प्रिपरेशन फॉर इट। मुझे लगा कि मुझे जहाँ मैं हूँ, क्योंकि उस समय एक माहौल इस तरह से क्रिएटेड था और दिमाग में होता भी है, क्योंकि आपका उस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं था वहाँ पे उससे जुड़ा हुआ। तो मुझे लगा कि आई शुड ऑल्सो टेक कोचिंग, मुझे भी कोचिंग लेनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, तो मैं गया। काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि उससे पहले मैं जहाँ भी, वो काइंड ऑफ थोड़ा इमोशनल उस टाइम था, तो घर से रहना मुश्किल होता था। लेकिन अल्टीमेटली मैंने डिसीज़न लिया नो दैट कि नो, आई हैव टू। तो मैंने डिसीज़न लिया और मैं गया वहाँ पे। वहाँ पे जब मैंने कोचिंग वगैरह की तो बहुत चीज़ें मुझे, सबसे पहले तो ये कि मैंने जब कोचिंग की और पहली बार मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट किया, तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मेरे पास तो कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं थी सॉल्व करने की एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि इस पर बातें नहीं हुई हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। कोचिंग में तो ना डिटेल में सिलेबस बताया गया, यहाँ तक कि यूपीएससी की जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस उसने थोड़ी बहुत दे रखी, उस पर भी कभी बातें नहीं की गई। ना तो उस पर बातें की गई, ना कभी बताया गया कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम में। ऐसी कोई भी बातें कहीं नहीं थी। उसके बाद मुझे जाके पता चला था कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ना होता है फिर से। ये तक भी इंस्टीट्यूट्स में कहीं कुछ नहीं। वो डायरेक्ट आपको एडवांस लेवल पे लेके चले जाते हैं। बेसिक बिल्कुल ज़ीरो है इंस्टीट्यूट्स में, बेसिक कहीं है ही नहीं कुछ। और एडवांस में भी जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे आप एट द मोस्ट, जो कि लास्ट में चाहिए होता है, अल्टीमेटली उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी बहुत कुछ लैकिंग। ऑल द थिंग कि मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो चीज़ चाहिए, मैं दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट में था, जिसे इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है। आई विल नॉट टेक द नेम, मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि लगेगा या तो प्रमोट किया जा रहा है या फिर मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता। बट ये सारे इंस्टीट्यूट्स में लैकिंग, ये चीज़ें मुझे बहुत पिंच की इस इन चीज़ों ने कि ये क्या है इस। फिर मुझे बहुत कुछ, क्या क्या कमियां हैं, बहुत सारी कमियां लगी, कमियां ही लगी ये कहिए एक तरह से। मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कि कुछ बेनिफिट है यहाँ पे। देयर वॉज अ थॉट एट अ टाइम कि मुझे लगा कि यहाँ तो सारा वक्त बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हुआ है, इस तरह से फीलिंग आने लगी। स्टार्टिंग बेसिक कम से कम आपने यहाँ से भी शुरुआत नहीं की, तैयारी करनी कैसे चाहिए, मतलब कि क्वालिटी एस्पेक्ट जो होनी चाहिए इस प्रिपरेशन की, खासकर मैं यूपीएससी आईएएस की बात करूँ, तो
क्वालिटी प्रिपरेशन जो होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, वो बिल्कुल ज़ीरो थी वहाँ पे। कई जगह मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की डेमोज सर्च किए, बहुत चीज़ें देखी, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये कहीं भी वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं जो एट द मोस्ट चाहिए। फिर मुझे पता चला, एक गुरु हैं उनके बारे में, कि मैं गुरु इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो ही मेरे गुरु हैं, तो मैं उन्हें गुरु ही कहता हूँ। पता चला कि हाँ, वो बताते हैं, पढ़ कोच तो नहीं करते पूरा, लेकिन कम से वो बताते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। फिर आई थॉट मैं वहाँ गया उनके पास, कुछ दिन की उनकी क्लासेस होती हैं, वो सीख कर आया। फिर मैंने उनका नंबर भी लिया पर्सनल गाइडेंस के लिए। जब मैं आया तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था कि क्या हुआ। मेरे ये दिमाग में ये चलने लगा कि इतने लाखों रुपए ये लोग इंस्टीट्यूट्स लेते हैं, मुझे वहाँ उतने टाइम रहने में, करीब 3 साल में रहा। आप जितनी फ़ीस भरते हो, पहले तो उन लोग की फ़ीस होती है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। उस टाइम जब जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने 1.5 लाख करीब फ़ीस ली, अभी तो 2.5 लाख के करीब हो गई है। फिर आप ऑप्शनल की लो तो उसकी अलग फ़ीस, और रहने में और भी ज़्यादा खर्च होता है। मिनिमम आप ऑलमोस्ट आप 15,000 से कम खर्च नहीं होगा वहाँ मिनिमम। आप अगर आप साइड एरिया में भी रहो, अगर अच्छे एरिया में रहोगे तो उससे भी ज़्यादा आप समझ लो। तो 6-7 लाख 8 लाख लग जाते हैं आराम से वहाँ टोटल रहने में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग चीज़ों को लेकर हैं। ऊपर से इतना करने के बाद भी अगर इस तरह की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो आई थॉट कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ काफ़ी कुछ मजाक हो रहा है एक तरह से। और उन स्टूडेंट्स का क्या, जो कितने सारे पैसे बहुत मुश्किल से उनके माँ बाप उनको पैसे देते हैं, और वो आते हैं इस उम्मीद से कि हाँ, दैट विल बिकम समथिंग, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो वो उम्मीद नहीं रहती। ये सब चीज़ें मुझे परेशान करने लगी। मैंने सोचा मैं क्या करूं। दो ऑप्शन था मेरे पास कि मैं अपने ड्रीम को परस्यू करता रहूं, अपने ड्रीम के पीछे रहूं, और ये सब चीज़ें जो हैं भूल जाऊं। मुझे उसके बाद, मैं अपने ड्रीम को परस्यू कर रहा हूं, ये था कि उसके बाद मुझे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक तरह से रिजेक्ट करना पड़ा वापस से, अपने गुरुदेव के गाइडेंस में और सेल्फ लेवल पे जो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, काफ़ी वक्त लगा के, कि एग्जैक्टली यूपीएससी को चाहिए क्या, यूपीएससी को क्या चाहिए। यूपीएससी जानती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या चल रहा है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करती है, उसके माइंड को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने समझा, बहुत टाइम लगाया, रिसर्च किया, ढूंढा कि क्या यूपीएससी को क्या चाहिए। अल्टीमेटली मुझे वो मिला। कहते हैं ढूंढने पर तो भगवान भी मिलता है, तो मैंने एक तरह से भगवान को ही ढूंढा उनमें। अल्टीमेटली वो रास्ता मुझे मिला। फिर मैंने रिजेक्ट किया जो उन्होंने बताया था, अपने लेवल पे वापस से तैयारी शुरू की। इस प्रोसेस में मुझे काफ़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, पेनफुल होती है, और टाइम टेकिंग तो है ही, और पेशेंस इसमें रख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। लाइफ फटाफट, चलो सब कुछ कर लिया जाए, लेकिन जहाँ आप शॉर्टकट्स में इसमें है कि आपको जनरली लगे कि एक टॉपिक 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में तैयार हो जाए, वो टॉपिक को पूरा करने में हो सकता है आपको 5 से 7 दिन, 10 दिन भी लग जाएं। जिस लेवल पे मैं जा रहा था डेप्थ में जाके उन चीज़ों को समझने के लिए, कहते हैं शॉर्टकट से होकर
जो रास्ते गुज़रते हैं ना, वो ज़िंदगी के सबसे लंबे रास्ते होते हैं। हमें लगता है कि शॉर्टकट से हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट्स में जाने में पहले तो आप उधर उलझ जाते हो, शॉर्टकट्स आपको गलत ट्रैक पे लेके चला जाता है। फिर आपको वहाँ से वापस आना होता है और फिर से वो लॉन्ग ट्रैक जो है आपका, आपको उसको पकड़ना पड़ता है। तो शॉर्टकट्स ने तो पहले आपका समय ख़राब किया, फिर आप लॉन्ग ट्रैक पकड़ रहे हो, अब इसमें समय लगेगा, तो बेहतर था पहले आप लॉन्ग ट्रैक पकड़ लेते। शॉर्टकट्स पे कुछ मिलने जाने वाला है नहीं, वो अल्टीमेटली आपको भी फूल कर रहा है, आपको फूल बनाएगा और कुछ नहीं होता। जब इस प्रोसेस से मैं गुजरा, इतने लॉन्ग जर्नी से स्टेप में जाकर अद्भुत अद्भुत ज्ञान से परिचय हुआ, काफ़ी नई चीज़ें मिली, काफ़ी यूनिक चीज़ें मिली और काफ़ी, ये कहना चाहूँगा कि मैं पुख्ता चीज़ें मिली, एकदम इंश्योरिटी टाइप, गारंटी टाइप कि अगर आप इसे यूटिलाइज़ करो तो सक्सेस इंश्योर की जा सकती है। क्योंकि मैंने सिर्फ क्वांटिटी लेवल पे, नॉलेज लेवल पे चीज़ें नहीं की, मैंने ओवरऑल सब कुछ देखा कि सबसे पहले कहाँ बेसिक से, जड़ से एक पेड़ जैसे पूरा होता है। आपको पहले तो फर्टाइल लैंड चाहिए, तो पहले तो आप अपने आप को तैयार करो कि आप जो करने जा रहे हो वो करने के लिए तैयार भी हो कि नहीं। तो पहले तो सेल्फ पे काम करना होगा, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये मेन चीज़ें। जब आप इस पर तो मैंने इस पर भी गौर किया, यहाँ से शुरुआत की। पहले मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ, फिज़िकली फ़िट हो जाऊँ, इमोशनली कि मुझे बीच बीच में इमोशन में बह ना जाऊँ कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इन चीज़ों से दूर रहूँ कम से कम। इन चीज़ों पे मैंने काम किया, पूरी इन पे बहुत सारी रिसर्च की, अलग अलग किताबें पढ़ी, सेल्फ लेवल पे, एक्सपीरियंस पे जा के कि क्या करना चाहिए। यहाँ से जब मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कि नहीं, अब मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ, फिर जर्नी पे चलना शुरू किया एकदम बेसिक लेवल से कि कहाँ से उठना चाहिए। जैसे कि मतलब ज़मीन जब आपकी फर्टाइल होगी तो बीज बो दो उसमें, तो वो बीज बोया, अब वो धीरे धीरे उसको रोज़ पानी सींचना है, धीरे धीरे जड़ आएगा, धीरे धीरे पेड़ निकलेगा और बनने में वक्त लगता है, वृक्ष बनने में, फल आने में तो और भी वक्त लगता है। मैंने इस प्रोसेस को अप्लाई किया धीरे धीरे, बिल्कुल बेसिक से, एक एक चीज़ पे काफ़ी वक्त लगाया। आते आते फिर पहले तो स्टडी लेवल पे, जैसे अगर आईएएस की बात की जाए तो पहले आपको बेसिक्स की तैयारी करनी होती है, एनसीईआरटी। मैंने 13-14 बार एक एक एनसीईआरटी बुक 6 to 12 की पढ़ाई की। 13-14 बार आप कहेंगे इतनी क्या ज़रूरत थी, 3 बार सफिशिएंट होती। बताऊंगा, धीरे धीरे बता रहा हूँ। फिर एडवांस, उसके बाद उसकी एडवांस बुक, जो भी सब्जेक्ट होती थी एनसीईआरटी से बेसिक्स, फिर उसके एडवांस बुक, जो बेस्ट ऑफ द बुक्स, जो सिंपल लैंग्वेज में आपको इफ़ेक्टिव तरीके से समझा दे, एडवांस बुक, उन्हें 4-5 बार से ज़्यादा स्टडी की एक एक सब्जेक्ट पे। ऐसे करके पहले तो नॉलेज की तैयारी। अब था कि क्या सिर्फ नॉलेज से बात बन जाएगी, क्या सिर्फ नॉलेज से बात बन जाएगी। आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे अपने, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखो, प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको बुक में कहीं मिलेंगे ही नहीं। हार्डली सम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर 100 है तो मैं कहूँगा हार्डली 5 to 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको, वो भी डायरेक्टली पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत अंश आपको किताब में मिलेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाना होता है, कुछ यूनिक स्किल्स चाहिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व। अब मैंने फिर तैयारी के बाद मैंने कहा अब एग्ज़ामिनेशन हॉल को समझा जाए, वहाँ पे माइंडसेट क्या होता है, वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो 2 घंटे की टाइमिंग प्रीलिम्स में, 3 घंटे की टाइमिंग मेंस में, इंटरव्यू आधे घंटे की। तो उस एग्ज़ामिनेशन हॉल के माइंडसेट को मैंने अपने अंदर तैयार किया कि वहाँ पे आपको, आपका दिमाग बिल्कुल शांत कैसे रहे,
अब वो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कि आप उतने समय में उतना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ जितना डिज़ायरेबल है, रिक्वायर्ड है। और फिर आपका सीसैट भी होता है उस समय। उस एक तो गर्मी का मौसम होता है, आप 2-3 घंटे गैप के बाद आप ऑलरेडी हैरास्ड हो चुके हो पहला देने के बाद, प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो। और फिर आपको सीसैट। तो ये जो माइंडसेट है, वो माइंड वहाँ पे शांत कैसे रहेगा, हैरास नहीं होगा, डिप्रेस नहीं होगा। एग्ज़ामिनेशन हॉल के अकॉर्डिंग फिर मैंने स्ट्रेटजी तैयार की, उस पर खुद को तैयार किया। और मैंने वो सारी स्ट्रेटजी अलग अलग लिखी कि क्या स्टूडेंट्स को बेनिफिट किया कर सकती है। तो स्किल भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करो हर चैलेंज से निपटने के लिए जो इसमें आएगी। फिर आप स्टडी करो हाईली स्लो तरीके से, एक पेनफुल जर्नी को पार करना होगा। और उसके बाद फिर आपको एग्ज़ामिनेशन देना है, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल के अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट है कि नहीं है। इतनी चीज़ें करने के बाद किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से प्रीलिम्स के आंसर करने चाहिए, किस तरह से मेंस के आंसर करने चाहिए, किस तरह से इंटरव्यू के आंसर्स देने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी कैसी हो, अलग अलग पहलू जो स्किल हो सकती है। नॉलेज से अधिक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा स्किल। आपके पास अगर आप मुझे 100% के बेस पे आप मुझे अप डाउन करने को कहोगे तो मैं 30% वेटेज देना चाहूँगा स्टडी को और 70% वेटेज देना चाहूँगा स्किल को। अगर आपके पास स्किल है ना कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दैट माइंडसेट कि आप बिल्कुल पीसफुल काम हो और एग्ज़ाम दे पा रहे हो, उसकी तैयारी। फिर हाउ टू राइट क्वेश्चंस दैट टू इन अ ब्यूटीफुल मैनर, एकदम इन अ परफेक्ट मैनर कि एकदम सही तरीके से मेंस के आंसर किए जा सकें। इंटरव्यू में किसी एकदम बिल्कुल आप काम रहो, कोई घबराहट नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आप एकदम फैमिली की तरफ बात कर सको वहाँ पे। इन चीज़ों का जो वेटेज है ना, मैं इन्हें 70% वेटेज देना चाहूँगा। मैंने इस सारे लेवल्स पर काम की तैयार की। जब ये मेरी हो गई तो फिर मैंने थोड़ा सा इस तरह का एक साय वाला था सांस की, हाँ हाँ, कि अब मैं तैयार हूँ इस एग्ज़ाम के लिए हर लेवल पे। सिर्फ क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना मेरा पर्पस नहीं, क्रैक कर जाऊँ फिर उसके बाद जॉब करना। आई डोंट वांट टू बी अ लूज़ पर्सन। मैं वहाँ जाके कोई करप्ट इंसान नहीं बनना चाहता, ना एक लूज़ रहना चाहता हूँ। साथ साथ भले सिर्फ नॉलेज के बेस पर मैं उसे क्लियर कर जाऊँ, बट आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। मुझे एक उस तरह का बनना है। ये थॉट प्रोसेस दिमाग में था। लेकिन जब बातें आगे हुई, जब मैंने ये किया तो मैंने अपनी जर्नी को एक बार याद किया ऐसे कि मेरी जर्नी ये कैसी रही, क्या क्या हुआ साथ में। तो पता नहीं मुझे अंदर से क्या हुआ, एक बेचैनी सी हुई, क्योंकि प्रोसेस सच में काफ़ी पेनफुल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा। और यही चीज़ मुझे परेशान कर रही थी कि ये इतना पेनफुल क्यों है। चलिए किसी के पास सपोर्ट सिस्टम है तो वो बियर कर पाए, लेकिन इंडिया की बात करें तो करीब 80% तो पुअर हैं। 1% लोगों के पास कहते हैं 65% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास बस एक उम्मीद होती है कि हाँ ऐसा कुछ किया जाए, और वो किसी पर भरोसा करते हैं कि हाँ ये हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन जब वो भरोसा टूटता है तो वो उस स्थिति में भी नहीं रह पाते कि वापस से बैकअप कर सकें, अपने आप को पुश कर सकें आगे के लिए, वो हिम्मत हार जाते हैं। तो
आई एम सॉरी, थोड़ी सी बीच में, इट्स ओके। तो मुझे ये चीज़ें परेशान करने लगी कि वो उन उम्मीदों का क्या होगा जो कि बस ये लेकर जाते हैं। फिर मुझे स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल आने लगा, खासकर जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, साथ साथ और भी स्टूडेंट्स का, कि हर फील्ड में स्टूडेंट हैं, कि इतना पेनफुल प्रोसेस क्यों है ये। हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि हमारा दिमाग जो है हमेशा डिप्रेस्ड काइंड का रहता है। अगर हम कुछ खासकर बड़ा कर रहे हैं, ऐसा आईएएस जैसी पढ़ाई या कोई बड़ी पढ़ाई, तो पता नहीं किस तरह का माइंडसेट होता है। यहाँ इवन तक कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वहाँ भी स्टूडेंट डिप्रेस्ड हैं। सुसाइड्स की खबरें, पता नहीं कैसी कैसी खबरें आती हैं। आई फील रियली पेनफुल। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सर पे हाथ ऐसे होता है, मतलब किताब कॉपियों से हमें कोई प्यार नहीं होता, लगाव नहीं होता उस तरह से। कहीं कुछ फेंका हुआ है, कहीं कुछ फेंका हुआ है, क्या होगा, हमेशा दिमाग में एक, क्या कहते हैं, अविश्वास बना रहता है कि क्या होगा नहीं होगा। इसी डर में हम जी रहे होते हैं। ये सब चीज़ें चल रही थी, और चूंकि मैंने अपने आप को इस लेवल पे जाके तैयार किया इतना कुछ, तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि मैं इन्हें अपने तक सीमित रखूं, अपनी लाइफ बनाऊं, और उन्हें, अपनी लाइफ को इन्हेंस करता रहूं, भरपूर तरीके से जीऊं, एंड देन आई जस्ट गो अवे। एक ये रास्ता है मेरे पास। लेकिन मैंने सोचा क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता। इसमें दिल मान नहीं रहा था मेरा, और मैं सुनता हूँ दिल की। ये भावना की बात नहीं है, वो ईश्वर की आवाज़ है। जब भी आप कुछ करो तो आपको अंदर से आवाज़ें आएंगी कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दिल आपको सही रास्ता दिखाता है। तो मैं सुनता हूँ। तो आया अंदर की, नो, मैं इसे, जो इतना संघर्ष का टाइम रहा है, जो इतना मैंने सीखा है इस संघर्ष से, इस एक्सपीरियंस से, ये चीज़ ऐसी है ही नहीं कि मैं इसे सिर्फ अपने तक सीमित रखूं। काइंड ऑफ मैं सेल्फिश टाइप का इंसान होता, स्वार्थी होता, तब तो खैर कोई बात नहीं थी कि हाँ इसे मैंने पाया है, मैंने ढूंढ के निकाला है, तो मैं नहीं बांटूंगा। वैसा भी नहीं था। और मैंने कहा कि क्या, तो फिर मुझे वही सारे स्टूडेंट्स के वो चेहरे, मायूस चेहरे, डिप्रेस्ड चेहरे, ये सुसाइड्स, ये सब चीज़ें दिमाग में घूमने लगी। मैंने कहा सारी, तो नहीं, कम से कम क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक तो स्टूडेंट रहना बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ मैं लाइफ टाइम एक लाइफ का स्टूडेंट बना रहूँ। तो स्टूडेंट से कुछ अलग प्यार है मेरा, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता क्या कि ये जो डर का माहौल है, ये जो डिप्रेशन का माहौल है, ये जो दर्द का माहौल है, ये जो पेन है, इस इतनी, ये जो पढ़ाई में, जो मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगती है लेकिन पेनफुल है प्रोसेस, आई नो, आई एग्री, आई एक्सेप्ट दैट। मैंने कहा इससे पेनफुल, पेन को हटाया जा सकता है क्या? क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि विद्यार्थियों का दर्द कम हो जाए? पढ़ना तो नेसेसरी है और ये हमेशा रहेगा, और पढ़ना तो है ही, लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस पढ़ाई में दर्द को कम किया जा सके, ताकि जब बच्चे पढ़ें, बच्चे हों, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट हो, और ख़ासकर जो कंपटीशन फेस कर रहे हैं, आईएएस या बड़ी बड़ी कंपटीशन, क्या कुछ ऐसी टेक्निक नहीं हो सकती कि वो जो दर्द को फेस करते हैं, उस डर को फेस करते हैं, क्या होगा नहीं होगा, एक तो वो डर भी निकल जाए और साथ में वो दर्द भी निकल जाए। इस दर्द और डर का कोई इलाज नहीं हो सकता क्या?
सबसे पहले मैंने सोचा कि दर्द का क्या इलाज करूँ? क्या दर्द का कोई इलाज, क्योंकि दर्द थ्रू आउट बना रहता है। डर तो लास्ट में जाके आता है। जब हमें अब लगने लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ, तो डर लगने लगता है। लेकिन दर्द तो थ्रू आउट बना रहता है। आप पढ़ना शुरू करो बचपन से, उसमें दर्द होता है पढ़ने में। मैंने आज तक नहीं सुना किसी के मुँह से जब किसी ने कहा हो कि पढ़ने में दर्द नहीं होता। वो नेचुरल है, क्योंकि कुछ ऐसा एंटरटेनिंग नहीं है उसमें। बुक होती है, कॉपी होती है, आपको ब्लैंक, वहाँ से कोई कुछ बोल भी नहीं, आपको कुछ खुद पढ़ना है। तो उसमें उसको होल्ड कर पाना, क्योंकि और ये इसीलिए दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। आस-पास देखते हैं फ़िल्म्स, मूवीज़ कितनी अच्छी, उसको देखने में कोई दर्द ही नहीं होता, मज़े से पूरा देख लेते हैं। एक बार बैठो तो 4-5 देख के निकल जाओ, कोई 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 दिक्कत नहीं। पढ़ने के लिए 1 घंटा बैठने में दिक्कत होता है। तो हम कंपेयर करने लगते हैं कि उसमें दर्द नहीं, इसमें दर्द है, तो हम इस दर्द को छोड़ के उधर भाग जाते हैं। ये चीज़ें नहीं होती तो एक अलग बात था। और ये चीज़ें तो रहेंगी, ये जा नहीं सकती। तो इनके रहते हुए क्या किया जाए? उस दर्द को, स्टूडेंट्स के दर्द को पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है। हम तो समझते ही नहीं पहले। जहाँ कोई नहीं थोड़ा-सा पढ़ने से भागता है, हम सीधा उस पे ये मार्क लगा देते हैं कि ये बेकार है, इसे मेहनती नहीं है, ये आलसी है, ये वो। एक एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से यही बात ठीक नहीं है। गार्जियंस नहीं समझते, हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों? अगर आप क्लासेस में या कहीं भी बात करो तो कुछ लोग टॉप करते हैं और बाकी सारे जो हैं ज़्यादातर एवरेज में और डाउन पे रहते हैं। ऐसा भी होता है कि चलिए फर्स्ट तो एक ही करेगा, लेकिन बाकी उसके आस-पास रहते। ऐसा भी तो नहीं है, कितना-कितना गैप होता है। हमने कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की, ये क्या है, क्यों है? उनकी उस पेन को, उस अंडरस्टैंडिंग को, माइंडसेट को समझने की कोशिश नहीं की। मैं उस गहराई में गया, क्या किया जाए, वहाँ से ढूँढा चीज़ों को। तो 2 चीज़ें जो बहुत बड़ी मेरे हाथ लगी वो ये, इस प्रोसेस में बहुत दर्द है, उस दर्द को झेलना आसान नहीं होता। और पहले उस दर्द को झेलना कैसे है, ये कोई सिखाए, ये कोई नहीं होता। सब यही कहते हैं कि तुम किसी काम का नहीं है, ये वो। तो वो समझने की कोशिश नहीं करते, ना हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। आप पूछने जाओ तो हमें ही गलत समझा देंगे, गलत ही समझेंगे। तो वो एक काउंसलिंग, वो आइडिया भी कोई नहीं देता। मैंने यहाँ ढूँढने की कोशिश की। पहले तो मैं स्टूडेंट को समझूँ, उनके माइंडसेट को। मैंने पूरी साइकोलॉजी पढ़ी कि पहले तो ह्यूमन माइंड क्या होता है। फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे एज़ अ स्टूडेंट कि क्या माइंडसेट रहा, स्कूल में क्या देखा, सब जगह क्या देखा। फिर जब आप कॉम्पिटिशन में आते हो, जैसे आई वेंट फॉर आईएएस, तो वहाँ क्या माइंडसेट, वहाँ तो इस लेवल पे कॉम्पिटिशन पे आते-आते तो दर्द के साथ डर फैल जाता है, बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है। तो जब मैं ये थ्रू आउट जर्नी मैंने अपनी चीज़ें ढूँढी, सही चीज़ें आ गई मेरे पास, तो मैंने कहा कि ये जो अब तो वही है कि या तो मैं अपने लिए करूँ, उन्हें भूल जाऊँ। लेकिन ये चीज़ें मुझे सताने लगी कि इतना दर्द, इतना डर अगर बना रहेगा, तो फ्यूचर कहाँ जाएगा? बच्चे क्या, जो मैंने झेला, इतना दर्द, इतना ये जो पेनफुल रहा, मेरे पास यही रास्ता है जैसे सभी करते हैं कि मैंने दर्द सहा है तो सभी को दर्द सहने दूँ, या मेरे पास एक रास्ता है कि मुझे जब वो रास्ता मिल गया है, इस दर्द से बाहर निकाला जा सकता है उन स्टूडेंट्स को जो कहीं भी हैं, और या फिर वो जो बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन की आईएएस, आईआईटी या जो भी उनकी तैयारी कर रहे हैं, सीए की हो या जो भी हो, उनके दर्द को अगर मैं कम कर सकता हूँ, मैंने वो रास्ता ढूँढ लिया है, तो मैं क्यों ना उनकी मदद करूँ। और साथ-साथ कम से कम मैं जो अपने फ़ील्ड में मेरी जानकारी उस हद तक डेवलप हो गई है, वहाँ से तो डर को बाहर निकालूँ। ये आईएएस है, ये बीपीएससी है,
यहाँ से तो जो बच्चों में डर बना हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वहाँ से तो दर्द और डर दोनों को पकड़ के मुझे बाहर निकाल देना चाहिए। मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो क्या मैं नहीं करूँ ऐसा? छोड़ दूँ? और ख़ासकर इसी प्रोसेस में बाकी जो दूसरे भी देखेंगे इन चीज़ों को, उन्हें भी वो आइडिया मिल जाएगा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सुनता हूँ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, अभी रिसेंट में एक न्यूज़ सुना कि एमबीबीएस की एक लड़की लास्ट ईयर में जाके उन्होंने सुसाइड कर ली क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल पा रही थी। इट्स सो पेनफुल। प्रेशर नहीं झेल पा रही थी, उस दर्द को नहीं झेल पा रही थी। और ऐसा एक दो नहीं है, इंडिया इज़ नंबर 1 इन सुसाइड। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत पेन किया। अल्टीमेटली मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया लास्ट में कि अब ठीक है, मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करूँगा। मुझे जो लाइफ में करना है उसके लिए तो मैं करूँगा ही। लेकिन साथ-साथ मैंने जो इतने संघर्ष से सीखा है, इसे मैं खुद तक नहीं रखूँगा। ये बहुत यूनिक चीज़ है, इसे मुझे बाँटना चाहिए। कम से कम मुझे ये तो देखना है कि मैं एक दिन देखूँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके चेहरे पे जो ये मायूसी मैं हमेशा देखता हूँ, उन्हें हँसता हुआ नहीं देखता, डर का माहौल बना हुआ है। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? पहले मैं पढ़ पाऊँगा, अच्छे से पढ़ पाऊँगा कि नहीं, इसका डर। फिर उसके बाद आगे कॉम्पिटिशन, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, कैसे उसको क्लियर करूँगा, उसका डर। फिर नौकरी मिलेगी कि नहीं, उसका डर। नौकरी मिल गई तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊँगा कि नहीं, उसका डर। फिर ज़िंदगी ठीक से जी पाऊँगा कि नहीं, उसका डर। बाप रे बाप! डर, 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 डर और साथ में दर्द, 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 दर्द। डर और दर्द, इन चीज़ों ने मुझे बहुत परेशान किया। अल्टीमेटली मैंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, इन 2 चीज़ों को मैं स्टूडेंट लाइफ़ से उखाड़ के फेंक दूँगा। ये नहीं रहेंगे स्टूडेंट के। ये जो और ये जो उन्हें भटकाने वाली चीज़ें हैं ना, ये मूवीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, बहुत एंटरटेनमेंट, मैं पढ़ाई को इनके लिए ऐसा बना दूँगा कि उनसे ज़्यादा मज़ा इन्हें पढ़ाई में आना चाहिए। ये मुस्कुराते हुए पढ़ें, दर्द ना हो, पढ़ने में बिल्कुल भी दर्द ना हो। मैं इस तरह से इन्हें कुछ इस तरह से बताऊँ, वो देख के वो आइडिया दे दूँ कि आप इस तरह से करो। तो पहली बात, दर्द नहीं होगा। और दूसरी बात, मैं इस तरह से सिखाऊँ कि वो देखें और वहीं पे सीख जाएँ, इस तरह से उन्हें समझ आ जाए, इस तरह से ये जो समझ आने की चीज़ें हैं पूरी समझ आ जाए, जो याद होने की चीज़ें वो वहीं पे याद हो जाए, और उन्हें एक विश्वास हो कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं और हम एग्ज़ाम में बेटर करेंगे। जब रास्ता सही हो तो हमें लगता है कि हाँ, मंज़िल मिलेगी। हमें तो रास्ता ही पता नहीं होता, भटक जाते हैं हम, कई रास्ते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा दर्द को ख़त्म करूँगा, उसके बाद डर। आईएएस के फील्ड में जो डर बना हुआ है, देश की सबसे बड़ी जॉब है, इस डर को मैं मिटा के छोड़ूंगा। और मेरे परिवार का जो भी हिस्सा होंगे, जो परिवार में बनाऊंगा, उस परिवार में डर नाम का चीज़ नहीं होगा। और मैंने ये भी सोचा कि इन्हें देखकर दूसरे फील्ड के भी स्टूडेंट्स आइडिया लें और वो इस मॉड्यूल पे अपने शेड्यूल को डिज़ाइन करें और कुछ बेहतर करें वहाँ पे, इस तरह से कि ये दर्द और डर का माहौल वहाँ से भी खत्म। तो फिर मैंने सोचा कि ये सब जब माइंड में है तो क्या किया जाए। तो एक तो था कि चलो जो मैंने सीखा है बस वो डायरेक्ट सिखाना शुरू कर दूँ। तो उससे, हाँ, डर तो मैं निकाल दूँगा। इतना मुझे विश्वास है खुद पर कि मैं डर निकाल दूँगा, क्योंकि उन्हें पता होगा मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ और सफलता मिलेगी। लेकिन मैंने कहा कि मुझे दर्द भी भगाना था। मैं वही सोच रहा था कि इस दर्द को कैसे मिटाऊँ, ये बड़ा फैक्टर है। एग्ज़ाम देना, क्लियर करना, ये कुछ दिनों की बातें होती हैं वहाँ पर जाके, लेकिन इस प्रोसेस, इस जर्नी में दर्द बहुत होता है। इस दर्द को कैसे हटाया जाए?
कैसे बच्चे हंसते मुस्कुराते जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल में हो या कंपटीशन के लेवल पे हों, आईएएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, वो हंसते मुस्कुराते इस तैयारी को करें, बिल्कुल खिलखिलाते, वो दर्द उन्हें महसूस ही ना हो। ऐसा मैं क्या करूं? तब कहाँ से न कहाँ से दिल में ख्याल आया कि कुछ ऐसा करूं कि वो हंसते रहें, पढ़ाई के दौरान हंसते रहें और उनका माइंड जरा भी डाइवर्ट ना हो। जब दर्द होता है ना, तो हमें छोड़ने का मन करता है, जो हम पढ़ रहे हों, जो भी कर रहे हों, उसे छोड़ने का मन करता है। ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, हम ढूंढते रहते हैं कैसे इसको छोड़ा जाए, हम रास्ता छोड़ने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि एक तो बच्चों को बहुत मज़ा आए, बहुत हंसते खेलते वो अपना काम करें। यहाँ पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई करें एकदम हंस, और साथ में इस तरह से कि उनका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पर हो। कोई दुनिया की कोई चीज़ उन्हें भटका नहीं पाए, चाहे बगल में 56 भोग खाना रखा हुआ हो, या दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी चल रही हो, या फिर दुनिया का बेस्ट ऑफ़र उनके बगल में रखा हुआ हो कि आओ भैया चलो यहाँ ये ऑफ़र चलते हैं, यहाँ वो सब कुछ भूल कर बस कि नहीं, मुझे यहाँ ये पढ़ाई करनी है। ऐसा मैं क्या करूँ? तब मुझे आया कि मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ लैंग्वेज है क्लासेस में, कि मैं उसकी मदद से ऐसा कुछ कर सकूं। तब जाके मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे ये लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। ये एक तरह से हिंदी का ही वर्जन है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, ये लैंग्वेज जो है ये हिंदी का ही वर्जन है। तो हिंदी भाषी सबको समझ में आ जाएगा, और इंडिया में मैक्सिमम हिंदी है, तो कम से कम मैं ये तो करूँ कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल। जो अगर आईएएस की एथिक्स की पढ़ाई जब आप करेंगे, एथिक्स में एक प्रिंसिपल आता है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, जहाँ पे कहा जाता है कि आप ऐसा कुछ करो जिससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा। तो बस मेरा मकसद ये था, ये है अब, कि मैं भारत की, और चाहे तो दुनिया भी सीख ले यहाँ से, लेकिन ये भाषा अभी उन्हें समझ ना आए, तो मैं उनके लिए अगर मुझे बाद में वक्त मिला तो मैं इंग्लिश में ऐसा कुछ करूँ। अभी मेरे जहन में वो नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो अभी कम से कम मेरा सपना तो यही है कि भारत के किसी भी स्टूडेंट के चेहरे पर ना तो मैं मायूसी देखना चाहता हूँ, न डर देखना चाहता हूँ, न दर्द देखना चाहता हूँ। उनके अंदर पढ़ने में दर्द नहीं होना चाहिए उनके अंदर, और ना अपने फ्यूचर को लेके कोई डर होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये अवतार लिया कि मुझे इस लैंग्वेज पे, और उसमें बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की। मैं सिर्फ यही लैंग्वेज नहीं, और क्या करूँ कि मैं बच्चे खुश होकर बिल्कुल पढ़ाई करें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, और बिल्कुल सीख भी जाएं सब कुछ। तो पहले तो चूँकि मैं अपने फील्ड में मैंने वहाँ तक उस लेवल को छू लिया है, तो उस फील्ड पर तो मैं गाइड करूँगा ही, जो मैं कर रहा हूँ आईएएस को लेकर। बिल्कुल द मोस्ट परफेक्ट टेक्निक जो हो सकती है, और द मोस्ट परफेक्ट स्टडी जो हो सकती है, वहाँ बीपीएससी को भी मैं गाइड करूँगा। और साथ ही मैंने सोचा है कि इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से यूपीएससी, आईएएस और बीपीएससी तो कुछ तक सीमित रहेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सब तक पहुँचूँ। उसके लिए मैंने सोचा वो कहाँ से किया जाए, तो मैंने सोचा इंग्लिश की ज़रूरत तो सबको है, तो मैं इंग्लिश के माध्यम से सब तक पहुँचूँ। और साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसे आप एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट का भी पार्ट कह सकते हैं, मैं उस पर कुछ रिकॉर्डिंग्स करूँगा अल्टरनेट बेसिस पर, ताकि मैं इंग्लिश के माध्यम से इधर तो मैं कंपटीशन के माध्यम से पहुंच जाऊं आईएएस और बीपीएससी के बच्चों तक, स्टूडेंट तक, अपने सारे दोस्तों के साथ, यू ऑल माय फ्रेंड्स, और साथ ही इंग्लिश के माध्यम से सारे स्टूडेंट तक पहुंच जाऊं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से लाइफ मैनेजमेंट की बातें कर कर
मैं सारे लोगों तक पहुंच जाऊं जो स्टूडेंट नहीं भी हैं। बहनें हों, माताएं हों, बुजुर्ग हों, सब तक पहुंचूं। खुशियां बांटना चाहता हूं। मेरा जो एम है अल्टीमेटली, अंततः जो मैं करना चाहता हूँ कि मैं मायूसी नहीं देखना चाहता अब लोगों के चेहरे पर। मैं उन्हें हंसाना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे अपनी ज़िंदगी को जी भर के जिएं, अपनी ज़िंदगी को काटने का ना सोचें, बोझ की तरह ना लें उसे। इसीलिए ये अवतार मैंने लिया है। इस लैंग्वेज का प्रयोग मैं इसीलिए कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है, यकीन है, माँ सरस्वती के आशीर्वाद पर भी जो उनका मुझ पर है, और अपने ऊपर भी, कि वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं अपने सारे दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे पर हंसी देखूंगा। मेरे परिवार के जो लोग होंगे, जो इस परिवार से जुड़ेंगे, एक बिहारी सब पे भारी, उनके जीवन में तो दुख का साया भी नहीं पड़ेगा, किसी भी लेवल पे हो, स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद भी। बहनें हों वो ससुराल जाएं, वहाँ उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। मैं इस फैमिली को इतना बड़ा बनाऊंगा कि वो एक आवाज़ दें, वहाँ पे जो भी होंगे वो सपोर्ट में पहुँच जाएंगे। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में हो इस परिवार का, कि इस परिवार के मेरे दोस्त उन प्रॉब्लम को हल करने के लिए सब खड़े होंगे। इस परिवार के सारे लोग एकजुट रहेंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा परिवार मैं इस चैनल के माध्यम से क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं करूँगा, मुझे विश्वास है। और साथ ही जो भी इन्हें देखें, इस चैनल को जो भी देखें, मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में खुशी ज़रूर बनी रहे। यही मेरा सपना भी है। मेरे सपनों में अब ये सपना भी, मेरे सपनों के साथ साथ अब ये भी मेरा सपना है। अकेले सपने देखने में मुझे मज़ा नहीं आता। अकेले तो मैं समोसा भी खाने जाता हूँ तो अपने दोस्त के साथ जाता हूँ, अकेले समोसा तक खाने में मुझे मज़ा नहीं आता। तो इतनी बड़ी खुशी मैं खुद तक कैसे रख सकता हूँ? आई कांट। मुझे बांटना है, इतनी बांटना है कि इस धरती पर तो फैल ही जाए, पूरे आसमान में गूंज उठे ये खुशी सबकी। पूरा जो संसार है वो जन्नत बन जाए। इसीलिए मैंने ये अवतार लेने का फैसला किया। मैंने डिज़ाइन किया अपनी क्लास को कि मैं किस तरह से करूं। अब मेरे पास और भी कुछ ऑप्शंस थे कि मैं इसमें ये विजुअल्स लूँ, वो विजुअल्स लूँ, यहाँ से ये पिक्चर दिखाऊँ, वहाँ से वो पिक्चर दिखाऊँ, डिजिटली इसको कुछ आर्टिफिशियल कर डालूँ, ऐसा भी कुछ था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं नेचुरल लाइफ में बिलीव करता हूँ। आई लव नेचर एंड आई लव टू बी नेचुरल। मैंने कहा नहीं, यहाँ सब कुछ नेचुरल है, मैं डायरेक्ट रहूँगा कम्युनिकेशन में, और कम से कम आर्टिफिशियल चीज़ों की यूज़ होंगी, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पे। जब मैं इस वीडियो में रहूँगा, जब मैं क्लासेस पे बात कर रहा हूँगा, तो बीच में कुछ ऐसा नहीं कि मैं पॉज़ करूँ, वो लिखूँ, फिर पॉज़ ऑन करूँ, फिर से नहीं। जितना समय लगता है लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं कि अभी मार्केट की डिमांड है, मार्केट में आ गई है कि शॉर्ट्स वीडियो 5 मिनट की, 10 मिनट की आप बनाओ। 5 मिनट 10 मिनट में दिल की बातें नहीं होती। मैं खुश करने के लिए किसी को ये नहीं बनाना चाहता। ये किसी के को झूठी खुशी देने के लिए चैनल मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं सच्चे रूप में एक सच्ची खुशी बनकर लोगों के दिलों में बसूं। मेरा नाम प्रणव राज है।
प्रणव का अर्थ होता है, दो बातें हैं। अगर फिलॉसफी के बारे में की तरह से कहूँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मिलित रूप को प्रणव कहते हैं। जब भोलेनाथ, विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव तीनों एक हो जाते हैं तो उन्हें प्रणव कहते हैं। और इन्हें अगर मैं नॉलेज के बेसिस पर बात करूं प्रैक्टिकल टर्म्स में, तो एक ऐसा इंसान जो उसका दिल कहता है, दिमाग सोचता है और वही वो करता है। ये तो दिल की बातें, दिमाग की सोच और उसका एक्शन जब तीनों एक हो जाते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, उसे प्रणव कहते हैं। और रही राज की बात, तो ये राज वो राज नहीं है, मुझे किसी पर राज नहीं करना। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं लोगों के दिलों में एक खुशी बनकर रहूं, एक उम्मीद बनकर रहूं, एक रोशनी बनकर, बस वो हंसी बनकर, एक स्माइल, आपको बस एक स्माइल बनकर लोगों के दिलों में मैं रहूं। दिलों पर किसी के ऊपर नहीं, दिलों पे राज करना, यही मेरा मकसद है। और इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि पहले तो स्टूडेंट्स और धीरे धीरे बाकी सब, उनके दर्द को और दर्द को मैं हर लूँ, डर को ख़त्म कर दूँ और उनके चेहरे पर एक प्यारे से स्माइल हमेशा बनी रहे और दिल में खुशी रहे और वो भरपूर अपने जीवन को जिए। ये जो एक ज़िंदगी मिली है ना, इसको भरपूर तरीके से जिए, यही मेरा मकसद है। इसीलिए ये चैनल भी है, क्योंकि पर्पस बताना ज़रूरी होता है कि आप क्यों आए हो, क्या पर्पस है। आप एक तरह से हैपहज़ार्डली कुछ शुरू कर दो तो वो ओके नहीं लगता। तो मैंने सोचा नहीं, कम से कम मुझे अपना पर्पस तो बताना ही चाहिए अपनी फैमिली को। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ, यू आर माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। मैं आपका एक गुरु भी रहूँगा और एक दोस्त भी साथ में रहूँगा, हमेशा हमेशा। और ये कि दैट आई लव यू ऑल अ लॉट। और प्लीज़ आप मायूस रहना बंद करो, बंद छोड़ दो आप, और बस प्रॉब्लम्स पर ध्यान मत दो, सॉल्यूशंस पर ध्यान दो आप। कि हर परिस्थिति में, देखिए, परिस्थितियाँ आप नहीं बदल सकते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परिस्थितियाँ तो आप नहीं बदल सकते, परिस्थितियाँ, क्योंकि वो कोई और गढ़ता है, हम नहीं गढ़ते। हम खुद को ही बदल सकते हैं। तो आप परिस्थितियों से ना तो घबराओ और ना उसे बदलने की कोशिश करो, वहाँ दिमाग पच्ची मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको सुबह उठना है तो आप किसी और पर डिपेंड मत हो कि वो मुझे उठा देगा, या फिर मैं मान लो उठ भी गया तो जब मेरा एकदम दिमाग हल्का लगेगा, जब मुझे खुद अंदर से लगेगा, तो अब मैं मान लो उठ गया लेकिन मेरा फिर सोने का मन कर, लेकिन ज़रूरी है उठे रहना। तो ये नहीं कि उठा तो आज, जब मेरा खुद ही दिल करेगा कि मैं उठे रहूँ तभी उठूँगा, नो। ऐसा परिस्थितियाँ नहीं बनती। आपको अपने आप को बदलना है, परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं होना है, आपको अपने ऊपर डिपेंड होना है। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बात है। और आप में वो चीज़ है, आप में वो बात है। पत्थरें पत्थर जैसी होती हैं, लेकिन उन्हें छेनी हथौड़ी से जब तोड़ा जाता है तो उन्हीं पत्थरों से एक
खूबसूरत मूर्ति बन के निकलती है, जिसे हम मंदिरों में स्थापित करते हैं। तो क्या किया जाता है छेनी हथौड़े से? बस वही गंदगियों को हटा दिया जाता है, जो गलत चीज़ जो उस मूर्ति को छुपाए हुआ था, उस वो जो बाहरी चीज़ें जिसने मूर्ति को छुपा रखी थी, उसे हटा दिया जाता है। आप भी अपनी कमज़ोरियों को हटा दो, तो खूबसूरत मूर्त निकल के आ जाएगा। हमेशा खुश रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने का, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग भी संतुलित रहेगा। पहले एक हेल्दी लाइफ आप अपनी शुरू कीजिए, जीने की कोशिश कीजिए। बहुत पैसा भी हो जाएगा, हेल्थ नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा उस पैसे का, सब बेकार हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें, उसके लिए संघर्ष करें। फिर जो आपका कर्तव्य है उसे भी निभाने का रास्ता ढूंढें, कैसे बुरे से बुरे परिस्थिति में भी मैं अपने कर्तव्य को निभाऊं। और इन सब के साथ साथ, ये तो पर्सनल हो गई, कुछ आसपास अपने रिश्तों को भी बहुत अच्छे से निभाइए। अगर रिश्ते आपके अच्छे से निभाएंगे तो आप खुश रहेंगे। ये भी एक रिसर्च में आया है, खुशियों का डायरेक्ट कनेक्शन रिश्तों से। आपका अपना सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन रिश्ते आपसे नाराज़ हैं तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। रिश्तों को निभाइए, जो भी रिश्ते हैं आपके उन्हें निभाइए। और बेवजह किसी से गिले शिकवे रख के कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ हो जाता है तो माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। आप उनके पास नहीं जाना चाहते, संबंध नहीं रखना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन उसे अपने एक बोझ बनाकर मन पर बदला के भावना इस तरह से ऐसा कुछ भी मत रखिए। बिल्कुल ईजी रखिए अपने आप को, हल्का। इन छोटी मोटी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए, मुक्त रखिए। बिल्कुल ट्राई टू लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। आपका एम जो होना चाहिए वो पीस एंड हैप्पीनेस होना चाहिए, कि मेरा मन शांत रहे और मेरे दिल में खुशी की लहर उठती रहे, खुशी बनी रहे। ये आपका एम होना चाहिए। इसके लिए आपको जो करना पड़े आप कीजिए। तो ये मुझे अपने दिल की कुछ बातें आपसे करनी थी। तो हमरे दोस्त दोस्ती नहीं, हमरे गोलगप्पा जलेबी आप लोग मायूसी छोड़ दीजिए। अब दर्द और डर आपका कुछ नहीं बिगाड़े। हाँ, तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। तब हमको विदा दीजिएगा ना? दीजिएगा कि नहीं? ठीक है, ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।